हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गैस बेस्ड एनर्जी के बारे में। इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। नेचुरल गैस क्या है ये हम जानेंगे। गैस बेसिन्स दुनिया भर में और इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, इम्पोर्टेंट गैस बेसिन्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेचुरल गैस के यूजेस क्या क्या हैं हम ये डिस्कस करेंगे। उसके अलावा गैस बेस्ड पावर प्रोडक्शन इंडिया में किस तरीके से होती है, कितनी है, वो भी हम जानेंगे। उसके अलावा सीएनजी, कोल बेड मीथेन, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर शेल गैस, पीएनजी, एलएनजी, सिन गैस, इसके बारे में भी हम जानेंगे। now अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस का एक और नाम भी है गैसियस फ्यूल। नेचुरल गैस इज नेचुरली अकरिंग फॉसिल फ्यूल, मतलब कि ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये फॉसिल फ्यूल है एक टाइप का, ठीक है, फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस। नेचुरल गैस में जो टिपिकल एक कॉम्पोजिशन होती है, ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेचुरल गैस में आपको टिपिकली मीथेन मिलेगी। मीथेन करीब 87 to 92% आपको मिलेगी नेचुरल गैस में। मीथेन का बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है। उसके बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, उस सब के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ये भी काफ़ी कम वॉल्यूम में आपको, नेग्लिजिबल या बहुत ज़्यादा कम 0.5% के आसपास मात्रा में ये भी मिलेगी। ये सारी जो गैसेस हैं जब ये इकट्ठा होती हैं तब हम कहते हैं कि ये कंपोजिशन बन चुका है नेचुरल गैस का। सो अगर हम नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड व्हेन लेयर्स ऑफ डीकम्पोजिंग प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉसिल फ्यूल्स किस तरीके से बनते हैं, सिमिलर यहाँ पर नेचुरल गैस के साथ भी होता है। प्लांट या जो एनिमल जो आज से कई मिलियन साल पहले जीवित थे, जब वो मर जाते हैं धरती के नीचे दबते रहते हैं, फिर धरती के नीचे हीट और प्रेशर की वजह से ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स धीरे धीरे वो नेचुरल गैस में बन जाते हैं। नाउ नेचुरल गैस की अगर हम सोर्सेज की बात करें तो नेचुरल गैस के बहुत सारे सोर्सेज हैं। बहुत तरीके से आप नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल गैस रिच शेल गैस जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा कोल बेड मीथेन भी होती है जो आपको कोल माइन में मिलेगी। उसके अलावा कन्वेंशनल एसोसिएटेड गैस भी होती है जो आपको ऑयल के पास यहाँ पर मिलेगी। तो वेरियस फॉर्म्स होते हैं, वेरियस सोर्सेज होते हैं नेचुरल गैस के। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये भी आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं सोर्सेज ऑफ नेचुरल गैस। नाउ अब सीधा आते हैं गैस बेसिन्स पर कि नेचुरल गैस दुनिया में और इंडिया में कहाँ पे आपको मिलेगी। देखो, पहली बात तो ये जान लो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस के रिजर्व्स किस देश के पास हैं, वो है रशियन फेडरेशन। दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस के रिजर्व्स भी मिलेंगे। ये आपके सामने बहुत अच्छा मैप है। यहाँ पे आप देखेंगे सारी जो इम्पोर्टेंट मेजर जो गैस बेसिन है दुनिया की वॉल्यूम के साथ मेंशन कर रखी है। आप देखेंगे वेस्ट कनाडा में काफ़ी सारी नेचुरल गैस है। कनाडा एक काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का। उसके अलावा गल्फ ऑफ मैक्सिको में है नेचुरल गैस। यहाँ पे प्राइमरली यूएसए एक्सट्रैक्शन करता है। नाम गल्फ ऑफ मैक्सिको है मगर फ्लोरिडा के पास है, तो यूएस की कंपनीज यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लोरेशन करती हैं। उसके अलावा आप देखोगे स्वीडन और नॉर्वे के करीब है नॉर्थ सी, यहाँ पर भी एक गैस बेसिन है। रशिया के पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस बेसिन है। एक तो है कारा बैरेंट्स के करीब, ठीक है, ये आप देखोगे आर्टिक ओशन में। आपसे एग्जाम में ना ये नहीं पूछेंगे कि ये बताओ रशिया का कहाँ पे है गैस बेसिन, ऐसे पूछ लेंगे कि बताओ कारा बैरेंट्स जहाँ पर एक गैस बेसिन है ये एंटार्क्टिका में है, आर्टिक में है, अटलांटिक ओशन में है, कहाँ पे है, तो आपका आंसर होगा ये आर्टिक ओशन में आता है। उसके अलावा रशिया का जो लैंड है वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस बेसिन है वेस्टर्न साइबेरिया में, मतलब कि रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है ना, फार ईस्टर्न पार्ट, वहाँ पर बहुत बड़ा गैस बेसिन है। तो इन दोनों की वजह से रशिया के पास जो टोटल नेचुरल गैस है दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर हम इंडिया के आसपास देखें तो सबसे बड़ा गैस बेसिन हमको दिखता है पर्शियन गल्फ में, जहाँ पे कतर और ईरान की बॉर्डर में बहुत सारी नेचुरल गैस आपको मिलेगी। नाउ आपको बताऊंगा कि जो ये गल्फ रीजन है वहाँ पे ऑयल रिच कंट्री है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया को आप अगर देखो तो ये क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, मगर सऊदी अरेबिया के पास नेचुरल गैस के रिजर्व्स इतने हैं नहीं।
सिमिलरली आप अगर कतर को देखो तो उनके पास क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, मगर उनके पास नेचुरल गैस के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। ये आप देख पाएंगे, एक बहुत अच्छा मैप है। यहाँ पे ये है ईरान, ये है कतर, ठीक है, कतर की राजधानी है दोहा। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये बेसिकली कोस्टल बॉर्डर है कतर और ईरान की, और यह जो आप देख रहे हो डार्क एरिया यहाँ पे कर रखा है, ये वाला पूरा पार्ट, ये एक बहुत ही बड़ी गैस फील्ड है। जो कतर के पास का एरिया है वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है नॉर्थ डोम फील्ड, ठीक है, नॉर्थ डोम फील्ड। उसके अलावा कतर का जो आप कह सकते हैं वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर दूकान फील्ड भी है, मगर ज़्यादा बड़ी फील्ड नॉर्थ डोम फील्ड है। उसके अलावा ईरान के पास है साउथ पार्स फील्ड। तो ये दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करती हैं, और कतर आज के टाइम में एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा सेलर है ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लिक्विफाई करके ये दुनिया भर में बेचते हैं। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा सेलर क्यों नहीं है? सेलर इसलिए नहीं है क्योंकि रशिया की जो नेचुरल गैस है उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको बाहर निकालना काफ़ी हद तक मुश्किल है, वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती हैं। रशिया इसलिए बहुत सी जो कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, इनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे देश में कैपिटल डालिए, यहाँ पे ऑयल, नेचुरल गैस, प्राइमरली नेचुरल गैस, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, दोनों मिलके इसको बेचेंगे, कुछ प्रॉफिट आप भी कमा लेना। तो इस वजह से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा सेलर नहीं है। हाँ, अगर रिजर्व्स की बात आती है तो रशिया के पास डेफिनेटली नेचुरल गैस के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं। अब ये तो हमने बात कर ली दुनिया की, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस बेसिन्स आपको मिलेंगे। हालांकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस है नहीं, इसीलिए हम ज़्यादातर गैस इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक ईरान और कतर। उनको हम बिलियंस में पेमेंट करते हैं। तो इंडिया में अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट बेसिन, एक तो है कावेरी बेसिन जो आपको तमिलनाडु के करीब मिलेगा, ठीक है, ये है कावेरी बेसिन। फिर है कृष्णा गोदावरी बेसिन जो आंध्र प्रदेश के करीब है यहाँ पे, ठीक है। फिर है काम्बे बेसिन आपको मिलेगा गुजरात के करीब यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके अलावा राजस्थान बेसिन भी है, यहाँ पे कम है नेचुरल गैस, मगर ये भी एज ए बेसिन एग्जिस्ट करता है। फिर है दामोदर बेसिन जो आपको वेस्ट बंगाल के करीब मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिन्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ नेचुरल गैस के यूजेस क्या क्या है, हमने बात कर ली कि नेचुरल गैस क्या है, क्या कॉम्पोजिशन है इसमें, कहाँ पर मिलती है, इसका यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैंने पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन कर रखा है। पॉइंट्स में आपको आसानी इसलिए, कल को आप अगर यूपीएससी में कहीं पे कुछ ऐसे लिखते हैं, आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो आप अगर पॉइंट्स पे लिखते हैं ना तो आंसर जो चेक कर रहा होगा उसको भी काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किसी प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं है, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं ऐसा नहीं है कि उनकी प्राथमिकता के हिसाब से मैंने नेचुरल गैस का यूज़ मेंशन कर रखा है। सारे जो यूजेस हैं अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। जी हाँ, आप चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं नेचुरल गैस की मदद से। ये एक्चुअली एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीका होगा कंपेयर टू बर्निंग कोल। उसके अलावा नेचुरल गैस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक और कमर्शियल एस्पेक्ट्स में। इसको हम ऑटोमोबाइल के फ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं। जब हम इसको कंप्रेस करते हैं, इसको हम CNG बना देते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस पर अभी हम बाद में और आएंगे। उसके अलावा नेचुरल गैस एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरह हम यूज़ करते हैं डाइस और इंक्स में। तो आप कह सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर से भी ये जुड़ा हुआ है। उसके अलावा रबर कंपाउंडिंग में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। फिर देखिए आपने अमोनिया का नाम सुना होगा। अमोनिया हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो अमोनिया इज़ मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग हाइड्रोजन डिराइव्ड फ्रॉम मीथेन, ठीक है। अब मीथेन मैंने आपको बताया, नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? मीथेन ही मिलेगी। बेसिकली नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन मीथेन की है। तो जो मीथेन है वहाँ पे उससे हम बना देते हैं अमोनिया, और अमोनिया से हम बाद में यूरिया, नाइट्रिक एसिड, वेरियस टाइप के हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। इसलिए आप जब काफ़ी बार आपने न्यूज़ में सुना होगा, जब हम चाबहार पोर्ट की बात करते हैं, ईरान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है चाबहार पोर्ट जिसको इंडिया डेवलप कर रहा है, तो हम ये भी डिस्कस करते हैं कि क्यों ना चाबहार में एक बहुत ही बड़ा फर्टिलाइज़र प्लांट हम बना दें, इंडिया की सरकार बना दें। फ़ायदा इससे ये होगा कि ईरान के पास ऑलरेडी नेचुरल गैस की भरमार है, जैसे मैंने आपको मैप पे दिखाया। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर चाबहार पोर्ट पे हम फर्टिलाइज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ को,
कुछ अगर इंडिया को भेजना है तो इंडिया को भी भेज सकते हैं। तो इसलिए फर्टिलाइज़र के लिए भी नेचुरल गैस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नाउ गैस बेस्ड पावर प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं हम, बिजली जनरेट करते हैं नेचुरल गैस से, वो हम इंडिया में कितनी करते हैं और इसका बेसिक यूज़ क्या है। देखिए, इंडियाज़ पावर जनरेशन मिक्स इज़ कंसिडरेबली इंक्लाइन टुवर्ड्स कोल बेस्ड पावर जनरेशन। ये बात छुपी हुई नहीं है। 60% से ज़्यादा जो हमारी पावर जनरेट होती है वो कोल को बर्न करने से होती है। तो आज भी हम काफ़ी एक कन्वेंशनल तरीका यूज़ कर रहे हैं पावर जनरेशन का। एज द कोल रिजर्व्स आर लिमिटेड टू देयर नेचुरल अवेलेबिलिटी and also due to their stringent environmental clearance, expansion of coal mining is limited in India. Now since coal reserves भी limited हैं, फिर environmental aspect भी होता है, काफ़ी emissions create करते हैं, तो कोल माइनिंग का जो एक्सपेंशन होना है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड है इंडिया में। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में नेचुरल गैस एज ए मीन्स टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी पावर एक काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है। इसको आप एक क्लीन फ्यूल भी कह सकते हैं अगर हम इसको कोल से कंपेयर करें। अपने आप ऐसा नहीं है कि ये ज़ीरो एमिशंस एमिट करेगा, इससे भी पोल्यूशन होगा, मगर कोल के कंपैरिजन में ये काफ़ी हद तक एफिशिएंट है। तो आज के टाइम में भारत सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है इंडिया में कि गैस बेस्ड पावर जनरेशन पे हमको फोकस करना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। उसके अलावा गैस बेस्ड थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन जो है इंडिया में अभी के लिए सिर्फ 7.1% है ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी। इसको बढ़ा के उम्मीद है कि हम 9 से लेकर 10% कर देंगे आने वाले कुछ सालों में। इससे ऑफ कोर्स पॉल्यूशन कम होगा। और जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं ऑफ नेचुरल गैस एंड ऑयल इन इंडिया आर ONGC, उसके अलावा ऑयल इंडिया लिमिटेड, फिर जॉइंट वेंचर्स हैं बहुत सारे, ये पाना मुक्ता, रावा और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, प्राइमरली कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो आपको जहाँ पर KG D6 ब्लॉक में काफ़ी सारी नेचुरल गैस है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नाउ अब हम आते हैं CNG पर, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मेड बाय कंप्रेसिंग नेचुरल गैस इनटू लेस देन 1% ऑफ द वॉल्यूम इट ऑक्यूपाइज एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो लाइन है ना, ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कि CNG बेसिकली कितना कंप्रेस करते हैं हम उसको। तो हम बेसिकली जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसका 1% बना देते हैं। फिर उसके बाद CNG को हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। तो CNG इज़ यूज्ड इन ट्रेडिशनल गैसोलिन, इंटरनल कंबशन इंजन ऑटोमोबाइल्स दैट हैव बीन मॉडिफाइड और इन व्हीकल्स विच वर मैन्युफैक्चर्ड फॉर CNG यूज़। इंडिया में हम CNG को यूज़ कर रहे हैं एज ए सोर्स ऑफ ऑटोमोबाइल फ्यूल्स। व्हीकल्स में हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं। प्राइमरली ये आपको जो बड़े शहर हैं वहाँ पे दिखेगा, जैसे कि दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, कोलकाता। उसके अलावा सिटीज़ सच एज लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। एक ड्रॉबैक CNG का इसमें ये होता है कि व्हीकल्स में ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है फ्यूल स्टोरेज के लिए जब हम CNG का इस्तेमाल करते हैं। मगर आप ओवरऑल एडवांटेजेस देखें CNG के तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। CNG emits significantly less pollution directly than gasoline और oil when combusted। आप एक व्हीकल को अगर गैसोलिन या ऑयल से चलाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी पोल्यूशन होगा। CNG काफ़ी कम पोल्यूशन एमिट करता है। उसके अलावा ड्यू टू लोअर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, स्विचिंग टू CNG कैन हेल्प मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं अगर हम CNG को ज़्यादा अडॉप्ट करें। उसके अलावा CNG व्हीकल्स में मेंटेनेंस आपको काफ़ी हद तक कम करनी होती है कंपेयर टू आप कह सकते हैं ऑयल रन व्हीकल्स। उसके अलावा CNG फ्यूल सिस्टम्स काफ़ी हद तक सील्ड होते हैं। इससे फ्यूल लॉस फ्रॉम स्लिप्स वगैरह और इवेपोरेशन, इसके चांसेस भी काफ़ी हद तक कम होते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कोल बेड मीथेन की। व्हाट इज CBM कोल बेड मीथेन? ये देखो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रख लेना कि कोल बेड मीथेन को हम स्वीट गैस भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको स्वीट गैस भी कहा जाता है। कोल बेड मीथेन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कन्वेंशनल गैस रिजर्वायर एज द मीथेन इज स्टोर्ड विद इन द कोल बाय प्रोसेस कॉल्ड एडजॉर्प्शन। तो कोल बेड मीथेन बेसिकली आपको कोल माइंस में मिलेगी। द मीथेन इज इन नियर लिक्विड स्टेट lining the inside of the pores within the coal called the matrix।
यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया में कोल बेड मीथेन के रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक पार्ट, ये बेसिकली कोल और लिग्नाइट है। लिग्नाइट एक टाइप होता है कोल का, काफ़ी ख़राब क्वालिटी का कोल आप कह सकते हैं। कार्बन कंटेंट यहाँ पे काफ़ी कम होता है, मगर काफ़ी सारी जो हमारी कोल माइंस है वहाँ पे आपको कोल बेड मीथेन भी मिलेगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में, और उसके अलावा महाराष्ट्र के आसपास भी है, और गुजरात राजस्थान के पास भी आपको कोल बेड मीथेन मिलेगी। तो कोल बेड मीथेन आपको इन माइन से मिलती है, और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इंडिया को अगर हम देखें तो हमारे पास कोल के जो रिजर्व्स हैं दुनिया के 5th लार्जेस्ट हैं, इसलिए हमारे पास कोल बेड मीथेन को ढूंढने का जो प्रोस्पेक्ट है वो भी काफ़ी हाई रहता है। फिर हम आते हैं शेल गैस पर, ठीक है। सारी एक टाइप है नेचुरल गैस की। अब हम आते हैं शेल गैस पर। देखो, शेल गैस रेफर्स टू नेचुरल गैस दैट इज ट्रैप्ड विद इन शेल फॉर्मेशंस। तो शेल गैस आपको शेल फॉर्मेशंस में मिलेगी। शेल गैस आर फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। शेल्स बेसिकली फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं दैट कैन बी रिच सोर्स ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। शेल गैस के अलावा इन रॉक्स में आपको शेल ऑयल भी मिलेगा। शेल गैस को एक्सप्लोर करने के लिए हम ये तरीके अपनाते हैं। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल ड्रेनिंग, फिर होता है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, इसको हम फ्रैकिंग भी कहते हैं। शेल गैस के आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हैं। देखो, पहली बात तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम शेल गैस काफ़ी हद तक कम होता है। ये कोयले के मुकाबले काफ़ी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम शेल गैस सस्ती होती है अगर आप उसको कोल से कंपेयर करो। उसके अलावा शेल गैस काफ़ी कम कार्बन इंटेंसिव होती है कंपेयर टू बाकी फॉसिल फ्यूल्स। इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे पास भी शेल गैस के रिजर्व्स तो हैं, मगर उनकी एक्सट्रैक्शन अभी तक शुरू हुई नहीं है। 6 basins as potentially shale gas bearing have been identified by मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये आपके सामने है। कैम्बे बेसिन, आसाम अराकान बेसिन, गोंडावा बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो सारे मैंने यहाँ पे मैप पे मार्क कर रखे हैं। नाउ शेल गैस के क्या कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जो एक्सट्रैक्शन है शेल गैस की, उससे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि बेसिकली आप धरती के अंदर केमिकल पंप इन कर रहे होते हो शेल गैस को निकालने के लिए, क्योंकि शेल गैस धरती के काफ़ी नीचे होती है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, मेनली मीथेन। तो मीथेन काफ़ी एमिट होती है जब हम शेल गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ये मीथेन बस ओपनली एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और मीथेन आपको पता होगा एक ग्रीन हाउस गैस भी है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मीथेन आ जाए। उसके अलावा जो प्रोडक्शन है शेल गैस की, इससे फोटोकेमिकल स्मॉग भी प्रोड्यूस होता है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लाइक हाइड्रोलिक फ्रैकिंग, जो प्रोसेस होता है हाइड्रोलिक फ्रैकिंग का, इससे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो सकता है मीथेन से, विच कॉन्सिक्वेंटली अफेक्ट्स द एक्वाटिक इकोसिस्टम। नाउ ये सब हम जानकारी क्यों प्राप्त करें? देखिए, जो भी मेरे लेक्चर हैं उसमें प्राइमरी फोकस ये है कि एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिले। मैंने एक टॉपिक को ज़रूरत से ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम स्पेसिफिक रहना है। अभी के लिए जो हमने जानकारी प्राप्त करी है उससे आप आराम से यूपीएससी प्रीलिम्स के एमसीक्यूज कर सकते हैं। ये आपके सामने बहुत अच्छा एक एमसीक्यू है यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का। पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे लिखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड। शेल गैस बेसिकली इंडिया में आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगी? तो यहाँ पे दिया हुआ है कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, सारा मैंने आपको मैप पे दिखा दिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि यहाँ पर भारत सरकार के हिसाब से शेल गैस हैं, शेल गैस के रिजर्व्स यहाँ पर हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ऑब्वियसली हो गया 1, 2, 3 डी, मतलब कि तीनों जगह आपको शेल गैस इंडिया में मिलेगी। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये कोल बेड मीथेन से रिलेटेड है, जिसके बारे में भी हमने बात करी थी। ये इससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में ये सवाल आ गया था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कॉल्ड कोल बेड मीथेन और शेल गैस। इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, बताओ कौन सी सही है कौन सी गलत। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि कोल बेड मीथेन इज प्योर मीथेन गैस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल सीम्स। ओके। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि जो शेल गैस है ये मिक्सचर होता है प्रोपेन और ब्यूटेन ओनली का, दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि इंडिया में कोल बेड मीथेन तो एबंडेंट है, मगर
कोई शेल गैस अभी तक मिल नहीं पाई। तो अभी के लिए जो हमने जानकारी प्राप्त करी है तो उससे ऑब्वियसली आप ये जो स्टेटमेंट 2 है इसको आप कट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया शेल गैस इंडिया में है, इसके रिजर्व्स मिल चुके हैं, तो हम यहाँ पे ए और बी को एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब आते हैं हम स्टेटमेंट 1 पे। देखो ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि शेल गैस के बारे में लिखा हुआ है कि शेल गैस बेसिकली मिक्सचर होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का, जो सही नहीं है। शेल गैस में भी आपको मीथेन मिलेगी, बहुत सारी मीथेन मिलेगी। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल गलत हो गई। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? डी, नीदर 1 नॉर 2। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमने स्टडी करी है सीधा एग्जाम स्पेसिफिक है और ये आपको प्रीलिम्स में काफ़ी हद तक हेल्प भी करने वाली है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पीएनजी के बारे में, पाइप्ड नेचुरल गैस के बारे में। पाइप्ड नेचुरल गैस इज नथिंग बट नेचुरल गैस, मेनली मीथेन। मीथेन का जो केमिकल फॉर्म है वो क्या है? CH4, ऑलराइट, with a very small percentage of other higher hydrocarbons like ethane, propane, butane, pentane। तो एक बात तो है कि पीएनजी में प्राइमरली आपको मीथेन ही मिलेगी। द रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन इज लीस्ट इन मीथेन एंड हेंस इट बर्न्स अप टू 95%, मेकिंग इट द क्लीनेस्ट बर्निंग फ्यूल। तो इस वजह से सिंस पीएनजी में प्राइमरली मीथेन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, ये ऑटोमेटिकली एक बहुत ज़्यादा क्लीन बर्निंग फ्यूल ही बन जाता है। इसीलिए हम इसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीएनजी हैज सेवरल डिस्टिंक्शंस टू इट्स क्रेडिट ऑफ बीइंग पॉल्यूशन फ्री फ्यूल। इकोनॉमिकली काफ़ी हद तक सेफर है और इसकी आप अनइंटरप्टेड सप्लाई भी प्रोवाइड कर सकते हो हाउस होल्ड्स को। डेवलप्ड कंट्रीज में पीएनजी रेडिली अवेलेबल है। फिर हम बात करते हैं एलएनजी के बारे में। एलएनजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। Gaseous nature of fuels are risky due to higher friction, so it's problematic to transfer them from one place to another। देखिए, आप नेचुरल गैस को आप गैसियस नेचर में आप अगर ट्रांसपोर्ट करोगे तो उससे प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप देखोगे जो भी गैस हम ईरान से ख़रीदते हैं या फिर आप देखेंगे हम कतर से ख़रीदते हैं, वो एलएनजी की फॉर्म में आती है, वो बेसिकली लिक्विफाइड फॉर्म में आती है। तो हैंस नेचुरल गैस इज लिक्विफाइड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर टू -160 डिग्रीज। ठीक है, तो इससे नेचुरल गैस बन जाती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। करंटली नेचुरल गैस फ्रॉम ईरान इज इम्पोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एलएनजी थ्रू शिप्स, क्योंकि ये एक सेफर ऑप्शन है। बाद में जो ये एलएनजी है इंडिया में जो भी सोर्स कंट्री है जिन्होंने इसको बाय किया है वहाँ पे इसको हम गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कंजम्पशन के लिए। इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट एलएनजी टर्मिनल्स हैं जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसमें बेसिकली हम एलएनजी को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर नॉलेज पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये बता रहा था। फिर हम बात करते हैं फाइनली सिन गैस के बारे में। सिन गैस एग्जाम पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रख लेना, इसका मतलब होता है सिंथेटिक नेचुरल गैस। सिन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय गैसिफिकेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल टू गैसियस प्रोडक्ट्स विच इज नोन एज सिन गैस, विच कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। गेल ने रिसेंटली एक सिन गैस का पहला प्लांट लॉन्च किया है ओडिशा की स्टेट में। इसका काम क्या है? इसका काम होता है पावर जनरेशन करना, हाइड्रोजन जनरेशन में इसका यूज़ होता है, उसके अलावा मैथनॉल की प्रोडक्शन में। तो इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए सिन गैस के बारे में। सो ये है एंड इस लेक्चर का अबाउट नेचुरल गैसेस।